दिनांक 3 दिसंबर वर्ष 2020 10वीं कक्षा साइंस 1 का 5वां चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, जिसका नाम है ऊष्मा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पानी के असंगत व्यवहार की चर्चा की। पुनर्हिमायन इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। अब इस वीडियो में जो आगे का टॉपिक है ओसांक व आर्द्रता, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आर्द्रता क्या होता है। हवा में पानी की वाष्प के कारण हवा में निर्मित होने वाले गीलेपन तथा नमी को आर्द्रता कहते हैं। पानी की भाप, पानी की जो वाष्प है वो हमेशा हवा में मिक्स होते रहती है, तो उसके कारण हवा में एक नमी पैदा होती है, गीलापन पैदा होता है। तो हवा की इसी नमी और गीलेपन को ही आर्द्रता कहते हैं। ऊपर इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। पानी का हमारा पृथ्वी में 71% पानी है और ये हमेशा भाप बनते रहती है। इस पानी का भाप बनता रहता है और ये भाप हवा में समाहित होती रहती है, और जिसके यदि यही भाप ज़्यादा मात्रा में समाहित हो जाए हवा में, तो हवा में एक गीलापन महसूस होता है, एक नमी महसूस होती है। इसी को आर्द्रता कहते हैं। अब हवा में कितनी वाष्प समा सकती है, ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक है हवा का आयतन और दूसरा है तापमान। जैसे कि हम इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भोजन करेगा, ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो उसकी उम्र कितनी है। उम्र यानी कि छोटा बच्चा है तो कम खाएगा और बड़ा है तो ज़्यादा खाएगा। तो ऐसे ही हवा के आयतन पे भी डिपेंड करता है। हवा का आयतन यदि अधिक है तो उसके अंदर अधिक मात्रा में वाष्प, पानी की वाष्प समाएगी। हवा का आयतन यदि कम है तो यानी जब कम हवा है तो उसके अंदर कम पानी की भाप समाएगी। जैसे छोटा बच्चा है तो कम खाएगा, बड़ा बच्चा है तो अधिक खाएगा। तो एक तो हवा के आयतन, दूसरा है तापमान, यानी कि हम इसे भूख के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि व्यक्ति की भूख पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना खाएगा। यदि कम भूख है तो कम भोजन करेगा, अधिक भूख है तो अधिक भोजन करेगा। ऐसे ही वो हवा का तापमान भी यदि अधिक है तो उसके अंदर अधिक मात्रा में वाष्प समाहित हो सकती है, और यदि उसका तापमान कम है यानी ठंडा मौसम है, तापमान कम है, तो कम मात्रा में पानी की भाप उसमें समाहित होगी। तो इन दो उदाहरणों से आप समझ सकते हो, जैसे व्यक्ति की उम्र और उसकी भूख के अनुसार वो भोजन ग्रहण करता है, वैसे ही हवा भी हवा के आयतन और हवा के तापमान, इन दो बातों पर निर्भर करता है कि वह हवा कितनी मात्रा में पानी की वाष्प समाहित कर सकती है। अब देखिए, जब हवा में जब पानी की महत्तम वाष्प समाविष्ट होती है, हवा में महत्तम मात्रा में यदि सबसे अधिक से अधिक जितना समाहित हो सकती है उतनी वाष्प यदि समाविष्ट हो गई है, तो वह हवा उस विशिष्ट तापमान पर वाष्प से संतृप्त होती है, ऐसे कहा जाता है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति जितना पेट भर कर यदि खा लिया है तो हम लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति तृप्त हो गया, उसका पेट भर गया है। वैसे ही एक निश्चित तापमान पर, एक विशेष तापमान पर हवा में यदि महत्तम वाष्प, मैक्सिमम भाप उसमें यदि समाविष्ट हो चुकी है तो उस हवा को संतृप्त हवा कहते हैं। अब हवा को संतृप्त होने के लिए वाष्प की मात्रा तापमान पर निर्भर करती है। अब देखिए, भले वो हवा संतृप्त हो गई है लेकिन उसको वापस असंतृप्त करा सकते हैं, क्योंकि तापमान हम चेंज कर सकते हैं, हवा का आयतन भी चेंज कर सकते हैं। या फिर आयतन समझ जाओ, हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हवा हमने फिक्स रखा है।
हवा की मात्रा फिक्स है, पर तापमान चेंज करके हम संतृप्त हवा को भी असंतृप्त कर सकते हैं और असंतृप्त हवा को भी संतृप्त कर सकते हैं। जैसे कि यदि कोई किसी व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, अब यदि उसकी भूख को किसी तरह बढ़ा दे तो फिर वापस उसको वो फिर से भूखा हो जाएगा, उसको फिर भूख लगेगी, यानी असंतृप्त हो जाएगा। पेट भर गया था, तृप्त हो गया था व्यक्ति, लेकिन तृप्त होने के बाद भी उसकी भूख को यदि बढ़ा दिया जाए तो वापस से वो तृप्त व्यक्ति अतृप्त हो जाएगा, उसको भूख लगने लगेगी। ऐसे ही निश्चित आयतन वाली हवा संतृप्त है, लेकिन यदि हम उसका तापमान बढ़ा दें तो वापस से वो असंतृप्त हो जाएगी। यदि तापमान कम है तो हवा संतृप्त होने के लिए कम वाष्प की आवश्यकता होती है। जैसे कि भूख यदि कम है तो उसे कम भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही तापमान कम है यानी ठंडा मौसम है तो हवा संतृप्त होने के लिए कम वाष्प की आवश्यकता होती है। हवा में समाविष्ट वाष्प की महत्तम सीमा की अपेक्षा हवा में कम वाष्प समाविष्ट हो तो वह असंतृप्त हवा है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि हवा की क्षमता हर हवा की एक क्षमता होती है कि वह इतने आयतन में, इतनी मात्रा में यदि हवा है तो वह एक निश्चित मात्रा में वाष्प को समाहित कर सकती है, और यदि उस निश्चित मात्रा से कम वाष्प है उस हवा में तो हम उस हवा को असंतृप्त हवा कहते हैं। और यदि महत्तम सीमा, मैक्सिमम जो लिमिट है हवा की वाष्प से भरने की, वो पूरी की पूरी भर चुकी है तो हम उसे संतृप्त हवा कहते हैं। तो असंतृप्त हवा और संतृप्त हवा दो चीज़ें आप समझ लीजिए। संतृप्त हवा किसे कहते हैं? एक निश्चित आयतन वाली हवा में, एक निश्चित मात्रा वाली हवा में जितनी उसकी लिमिट है उतनी लिमिट तक यदि वाष्प उसके अंदर भर चुकी है, समाहित हो चुकी है, तो उस हवा को संतृप्त हवा कहते हैं। और यदि उसकी जो सीमा है, वाष्प भरने की सीमा जो है, जो लिमिट है, मैक्सिमम जो लिमिट है, उससे यदि कम हवा है तो उसे असंतृप्त हवा कहते हैं। अब हवा का संतृप्त या असंतृप्त करना ये हवा के आयतन पर और तापमान पर निर्भर करता है। ये अब तक हमने चर्चा किया है। तो अब हम समझ लेते हैं कि औषांक किसे कहते हैं। एक विशिष्ट तापमान की असंतृप्त हवा लिया है, एक विशेष तापमान है, मान लो 20 डिग्री का तापमान है, और एक असंतृप्त हवा लिया है, यानी उसमें भाप है लेकिन कम भाप वाली हवा लिया है। अब हम क्या करते हैं कि तापमान कम करते जाते हैं, तापमान उसका कम करते हैं, 20 डिग्री से 19 डिग्री, 18 डिग्री, 17 डिग्री, इस तरह तापमान कम करते जाएंगे। तो तापमान कम करते समय एक ऐसा तापमान मिलेगा कि वो हवा वाष्प से संतृप्त हो जाएगी। तो वह जो तापमान है, जिस तापमान पर हवा संतृप्त हो जाती है, उस तापमान को ही औषांक कहते हैं। औषांक, जिस तापमान पर हवा संतृप्त हो जाती है। ये उदाहरण ठीक ऐसा ही है जैसे मैं अभी कह रहा था कि कोई व्यक्ति भूखा है कोई व्यक्ति, उसको भोजन की आवश्यकता है। अब उसकी भूख कम करते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए किसी भी टेक्निक से, तो अपने आप क्या होगा कि बिना भोजन मिले ही एक ऐसा समय आएगा कि उसकी भूख शांत हो जाएगी, वो तृप्त हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी वही उदाहरण है कि तापमान कम करते गए तो एक ऐसा तापमान मिलेगा जिसमें हवा संतृप्त हो जाएगी, वाष्प से तृप्त हो जाएगी। तो वो तापमान को ही औषांक कहते हैं। तो औषांक की ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है और सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है। तो देखिए, हवा में पानी की वाष्प की मात्रा का मापन यदि करना है, हवा में पानी की वाष्प की मात्रा को मापना है, कितनी मात्रा है वो चेक करना है, तो
निरपेक्ष आर्द्रता इस राशि द्वारा ही उसकी मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। इकाई आयतन देखिए कैसे मापते हैं। इकाई आयतन की हवा में उपस्थित पानी के वाष्प के द्रव्यमान को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सामान्यतः निरपेक्ष आर्द्रता किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मापते हैं। इसका मतलब समझिए, इकाई आयतन की हवा में, यानी कि इकाई यानी एक, यदि आयतन एक है, मान लीजिए 1 किलोग्राम हवा है, तो अब उसके अंदर यदि भाप का द्रव्यमान हम लोग चेक करेंगे, 1 मीटर क्यूब वाली हवा है, मीटर क्यूब, आयतन का इकाई मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब आयतन की हवा है। अब उसमें मान लो कि 5 ग्राम भाप है, तो इसका मतलब ये हो गया कि निरपेक्ष आर्द्रता वहाँ पर 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। तो इकाई आयतन की हवा में, यानी एक आयतन वाली हवा में पानी के भाप का जो द्रव्यमान है उसे ही निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो निरपेक्ष आर्द्रता से क्या करते हैं, हवा में पानी की भाप की मात्रा का मापन किया जाता है। तो अब समझ लेते हैं सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है। देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता में हम लोग देख रहे थे कि हवा में पानी के वाष्प की मात्रा का मापन किया जाता है, और सापेक्ष आर्द्रता में, सापेक्ष आर्द्रता के द्वारा हम लोग ये चेक करते हैं, ये ज्ञात किया जा सकता है कि हवा में नमी कितनी है। हवा की नमी को यदि ज्ञात करना हो तो सापेक्ष आर्द्रता के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए, केवल भाप की मात्रा को ज्ञात करके हम लोग ये नहीं बता सकते कि हवा कितनी नमी होगी या कितनी गीली होगी। यानी निरपेक्ष आर्द्रता से हवा का गीलापन ज्ञात नहीं किया जा सकता, केवल हवा में वाष्प की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। यदि हमें हवा का गीलापन, हवा की नमी यदि मापना है तो हमें उसकी सापेक्ष आर्द्रता मापना होगा। आप अंतर ध्यान से समझ लीजिए, निरपेक्ष आर्द्रता में केवल हम लोग दिए गए आयतन वाली हवा में वाष्प की मात्रा ज्ञात करते हैं, जबकि सापेक्ष आर्द्रता के द्वारा हम लोग ये ज्ञात करते हैं कि हवा में गीलापन कितना है। तो नमी की मात्रा के स्वरूप का मापन किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए, हवा के निश्चित आयतन में तथा तापमान पर प्रत्यक्ष समाविष्ट वाष्प और हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए, ये सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि उस दी गई जो हवा है उसमें वाष्प का द्रव्यमान कितना है, यानी निरपेक्ष आर्द्रता ज्ञात करेंगे। फिर उसमें हम लोग भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे, उस हवा को तृप्त करने के लिए जितनी वाष्प की ज़रूरत है उससे भाग दे देंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि हमने किसी निश्चित आयतन वाली हमने हवा लिया है, कुछ मात्रा में हवा लिया है हमने, और उस हवा में भाप का द्रव्यमान 10 है। उस हवा में भाप का द्रव्यमान 10 है। अब उस हवा को तृप्त करने के लिए भाप का 20 होना चाहिए। भाप कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, 20 ग्राम कह लीजिए, 20 ग्राम होनी चाहिए। उस हवा में 10 ग्राम हवा ही है, भाप है, हवा में केवल 10 ग्राम ही भाप है, लेकिन हवा को संतृप्त करने के लिए 20 ग्राम भाप चाहिए। तो यदि आप दोनों को भाग दे दोगे तो 0.5 आंसर आ जाएगा। तो ये जो 0.5 आंसर आ गया, ये सापेक्ष आर्द्रता हो गई। अब इसी में आप यदि 100 से गुणा कर दो
तो ये 50% आ गया। तो प्रतिशत सापेक्ष कैसे ज्ञात करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये 50% आ गया। तो अब देखिए, ये सापेक्ष आर्द्रता अगर 60% से अधिक होती है तो हवा नम महसूस होगी, गीली होती है। अब अपना आंसर 50% आ रहा है, यानी ये 60% से कम है। इसका मतलब वो सूखी हवा है, शुष्क हवा होगी। तो यही आंसर, यदि 60% से अधिक होता है प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता तो हवा गीली महसूस होगी, नम महसूस होगी। और यदि यही सापेक्ष आर्द्रता 60% से कम हो तो हवा सूखी महसूस होगी। और यदि हवा संतृप्त हवा है तो यानी उष्मांक पर है वो हवा, तो फिर यहाँ पर प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता ये 100% आएगी। यानी कि सापेक्ष आर्द्रता जितनी अधिक होगी हवा उतनी ही गीली होगी, उतनी ही नम होगी। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण सापेक्ष आर्द्रता का। अक्सर आपने देखा होगा कि जब ठंडी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, तो ऊपर आकाश में कभी कभी छोटे रॉकेट दिखाई देते हैं। वो रॉकेट पीछे से धुआं छोड़ते हुए चलते हैं। कभी कभी ये धुआं बहुत लंबा होता है और काफ़ी देर तक आकाश में दिखाई देता है, और कभी कभी ये बहुत छोटा बनता है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसकी लंबाई और ये कितने देर तक टिकेगा ये सापेक्ष आर्द्रता पर ही निर्भर होता है। सर्दी के मौसम में हवा ज़्यादा नम होती है, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है हवा की। इसलिए आप देखे होंगे कि पीछे जो सफ़ेद पट्टा होता है वह अधिक समय तक आकाश में टिका रहता है, जल्दी नष्ट नहीं होता। जबकि गर्मी में वो जल्दी नष्ट हो जाता है, क्योंकि गर्मी में हवा सूखी होती है, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता कम होती है। अब देखिए, ये एक उदाहरण का है। ठंडे पानी की एक बोतल प्रशीतक से यानी कि फ्रिज से निकालकर टेबल पर रखिए। कुछ समय तक बोतल की बाहरी सतह का निरीक्षण कीजिए। तो हम सब जानते हैं कि बोतल के बाहर पानी की बूंदें दिखाई देने लगेंगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बोतल हमने फ्रिज से निकाला है, इसलिए बोतल ठंडी है, बोतल का तापमान बहुत कम है। इसलिए जो भी हवा उस बोतल के संपर्क में आती है उसका तापमान भी कम हो जाता है। तापमान कम होते ही हवा का उष्मांक भी कम हो जाता है, यानी हवा संतृप्त हो जाती है। हवा संतृप्त हो जाएगी तो उसमें पानी की भाप समा नहीं पाती है, पानी की भाप उसमें समाविष्ट नहीं हो पाती है। तो जो एक्स्ट्रा जो पानी की भाप है हवा की, वो पानी की भाप पानी में बदल जाती है और वही उस बोतल के बाहर हमको दिखाई देती है। दूसरा उदाहरण है, सर्दियों में प्रातः काल में घास या पौधों की पत्तियों का निरीक्षण कीजिए या गाड़ी की कांच का निरीक्षण कीजिए। तो सर्दियों में हम देखेंगे कि घास या पौधे की पत्ती या गाड़ी के कांच पर वहाँ पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर्दी में भी रात का समय जब होता है तो तापमान बहुत कम हो जाता है। तापमान कम होने के कारण हवा का उष्मांक कम हो जाता है, यानी हवा संतृप्त हो जाती है, जिसके कारण वह अधिक मात्रा में भाप अपने भीतर समाहित नहीं कर पाती। तो उसकी वजह से उसके अंदर जो एक्स्ट्रा भाप है, अतिरिक्त जो भाप है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, और वही पानी की बूंदें हमें घास या पौधों की पत्तियों में या गाड़ी के कांच में दिखाई देते हैं। अब ऊष्मा की इकाई के बारे में आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एसआई प्रणाली में ऊष्मा की जो इकाई है वो किलो कैलोरी में अथवा जूल में व्यक्त करते हैं। ऐसे ही सीजीएस मापन में प्रणाली में किलो कैलोरी के बजाय कैलोरी में मापन करते हैं। अब कैलोरी को जूल में बदला जा सकता है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो कैलोरी को जूल में भी बदला जा सकता है। अब
अब यहाँ कैलोरी को समझने के लिए एक उदाहरण दिया है कि 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तक, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे 1 किलो कैलोरी कहते हैं। देखिए पानी कितना लिया, 1 किलो पानी लिया और उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, यानी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा होगी उसे ही किलो कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। और यही यदि आप 1 किलो के बजाय 1 ग्राम यदि आप पानी लेते हैं, अगली लाइन में देखिए दिया है, सिर्फ 1 किलो के बजाय 1 ग्राम पानी लिया है, तब वही तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगेगी उसे 1 कैलोरी ऊष्मा कहेंगे। 1 किलो पानी लिया तो किलो कैलोरी ऊष्मा, 1 ग्राम पानी लिया तो कैलोरी ऊष्मा। अब आप ये सोचोगे कि यही तापमान का रेंज क्यों ले रहे हैं, यही रेंज क्यों लिया जा रहा है? तो इसका कारण देखिए यहाँ नीचे दिया है कि कोई अन्य रेंज अगर लेंगे तो ये 1 किलो कैलोरी ऊष्मा नहीं मिल पाता है, ये इसी रेंज पर मिलता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा, इसलिए यही रेंज लिया जा रहा है। तो पैमाने पर ऊष्मा का मापन करने के लिए किलो कैलोरी इकाई का उपयोग करते हैं। 1 किलो कैलोरी यानी कि 10⁻³ कैलोरी। ये किलो का मतलब हमेशा 10⁻³ यानी कि 1000 ही होता है। ये जो मैं कह रहा था वो वहाँ यहाँ दिया है कि इसी रेंज पर ऊष्मा 1 किलो कैलोरी मिलती है, अन्य रेंज पर 1 किलो कैलोरी या 1 कैलोरी एग्जैक्ट नहीं मिलता है, इसलिए यही रेंज लिया जाता है। अब इस वर्ष वैज्ञानिकों का ये परिचय कैंसिल किया गया है। अब हम आते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता इस टॉपिक पर। विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसको समझने के लिए यहाँ पर 3 गोले लिए हैं, लोहे का गोला, तांबे का गोला और शीशे का गोला। अब ये क्या है कि देखिए ये जो ग्रे कलर ये जो दिख रहा है आपको, ये मोम की एक मोटी सी परत है, ये मोम की एक मोटी परत है और 3 यहाँ पर गोले लिए हैं, एक लोहे का गोला है, एक तांबे का गोला है और एक शीशे का गोला है। सबसे पहले इन तीनों गोलों को उबलते हुए पानी में डाला गया है। उबलते हुए पानी का तापमान 100 डिग्री है, इसका मतलब तीनों गोलों का तापमान 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री तक इसको मतलब 100 डिग्री पानी में रखा गया है, यानी 100 डिग्री ऊष्मा तीनों को दी जा रही है। अब क्या किया गया है, उबलते पानी से निकालकर तुरंत इन तीनों गोलों को मोम के ऊपर रखा, लोहे के गोले को, तांबे के गोले को और शीशे को भी। अब आप देखोगे कि जो लोहे का गोला है वो मोम के अंदर ज़्यादा गहराई तक जाएगा और तांबा का जो गोला है वो थोड़ा कम गहराई तक जाएगा। शीशा का जो गोला है वो मोम के अंदर और कम गहराई तक जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, तीनों को हमने एक ही तापमान पर गर्म किया था, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा गर्म कौन हुआ? लोहा ज़्यादा गर्म हुआ, क्योंकि ज़्यादा अंदर तक ज़्यादा देर तक उसने ऊष्मा को धारण करके रखा है। तांबे ने थोड़ी कम ऊष्मा धारण किया, इसलिए तांबा थोड़ी कम गहराई तक गया। शीशा ने बहुत कम ऊष्मा धारण कर पाया शीशा, तो इसलिए शीशा थोड़ी ही बहुत सबसे कम गहराई तक शीशा गया। इसका मतलब हर एक वस्तु की ऊष्मा धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है, तो इसे ही विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अब इसकी परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए, इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। जैसे कि
1 ग्राम यदि लोहा ले लें तो उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 0.110 इतनी कैलोरी ऊष्मा लगेगी। वही तांबे का यदि गोला ले लें तो उसको 1 ग्राम यदि तांबा ले लें तो उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कम ऊष्मा लगेगी, 0.095, उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कम है। तो इसलिए किसी भी पदार्थ को यदि इकाई द्रव्यमान लें और उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएं तो जितनी ऊष्मा लगेगी उसे ही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता को C अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है और SI प्रणाली में इसकी इकाई जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होती है और CGS प्रणाली में कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। यहाँ पर इस सारणी में कई पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता यहाँ पर दी है, पानी की, पैराफिन की, केरोसिन की, एल्युमिनियम, 5वां लोहा, तांबा, चांदी और पारा। तो अब देखिए, अब आगे चलते हैं, एक सूत्र हम लोग समझ लेते हैं कि कोई पदार्थ, किसी पदार्थ को यदि गर्म किया है तो उसने कितनी ऊष्मा ग्रहण की है, या ये कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। या फिर किसी पदार्थ को ठंडा किया तो उसने कितनी ऊष्मा मुक्त की, इसे किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, कोई पदार्थ लिया गया है, उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता C है, उसका द्रव्यमान m है और उस पदार्थ को डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर, तापमान यहाँ बढ़ाया है यानी गर्म किया है, तो उसमें अवशोषित ऊष्मा कैसे ज्ञात करेंगे। पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा mc इंटू डेल्टा T, तीनों का गुणा कर देंगे, उसका द्रव्यमान, उसके विशिष्ट ऊष्माधारिता और उसके तापमान की में वृद्धि। डेल्टा T यानी तापमान में वृद्धि, यानी मान लो 10 डिग्री सेल्सियस था उसका तापमान और हमने 15 डिग्री तक बढ़ा दिया, यानी कितना वृद्धि हुई, 5 डिग्री की वृद्धि हुई, तो डेल्टा T 5 हो गया। 10 डिग्री से 5 डिग्री 15 डिग्री तक गर्म किया तो डेल्टा T 5 हो गया, तो डेल्टा T यानी तापमान में वृद्धि। तो इन तीनों को यदि गुणा कर दें तो उस पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे किसी पदार्थ को यदि ठंडा करें, उसका तापमान कम कर दें, मान लो कि 10 डिग्री पे है कोई पदार्थ, 10 डिग्री सेल्सियस पे है तापमान है उसका, और हमने उसे ठंडा किया 7 डिग्री सेल्सियस तक, तो डेल्टा T कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने उसका तापमान 3 डिग्री कम कर दिया तो डेल्टा T 3 हो जाएगा। अब उस पदार्थ का द्रव्यमान, उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता और उसका जो तापमान में कमी आई है वो, इन तीनों का गुणा कर देंगे तो उस पदार्थ द्वारा जो मुक्त हुई ऊष्मा है, खोई गई ऊष्मा है, वो ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आप समझ लीजिए, ऊष्मा का लेन देन को आप समझना है। इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा आकृति से आप समझ पाओगे। ये एक पेटी है जो कि ऊष्मा रोधक है, यानी ये पेटी ऐसा है कि बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आ सकती और अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा सकती। इस पेटी के अंदर एक गर्म वस्तु और एक ठंडी वस्तु रखी गई है एक दूसरे के संपर्क में, उष्ण वस्तु यानी गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु। अब ये उष्ण वस्तु की, इसकी जो ऊष्मा है वो बाहर कहीं नहीं जा सकती, वो केवल इस ठंडी जो वस्तु है उसमें ही जा सकती है। तो होगा क्या, ये जो गर्म वस्तु है ये धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी और ठंडी वस्तु धीरे धीरे गर्म होने लगेगी। कब तक ये होता रहेगा, जब तक दोनों वस्तु का तापमान बराबर ना हो जाए। तो इसे ही ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत कहते हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि ऊष्मा विनिमय का तत्व किसे कहते हैं। तो ये है कि गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा और ठंडी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा, ये दोनों हमेशा
बराबर होते हैं। यही ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत है और वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। देखिए, ठंडी या गर्म वस्तु में ऊष्मा के लेन देन से गर्म वस्तु का तापमान कम होता है, ठंडी वस्तु का तापमान बढ़ता है। तापमानों का यह परिवर्तन जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं होता तब तक होता रहता है। इस प्रक्रिया में गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा दी जाती है, ठंडी वस्तु द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है। दोनों वस्तुएं केवल एक दूसरे से ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकती हैं और किसी वस्तु से नहीं, केवल एक दूसरे से ही ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। यहाँ बाहर की ऊष्मा से आदान प्रदान नहीं होगा। इस स्थिति में अर्थात दोनों वस्तुओं की प्रणाली वायुमंडल से अलग करने पर अर्थात ऊष्मा रोधक पेटी में रखने पर पेटी में बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आती है और बाहर भी नहीं जाती। तो इस स्थिति में हमें जो तत्व प्राप्त होगा वो ऐसा ही होगा कि गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडे पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो आपको यही लिखना है कि गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, इसी तत्व को ऊष्मा विनिमय का तत्व कहते हैं। और ये पूरा एक्सप्लेन कर देना है आपको। अब देखिए, पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो मिश्रण पद्धति से भी की जाती है। कैलोरी मापी का यूज़ किया जाता है इसमें। कैलोरी मापी 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े हो, फिर से मैं समझा देता हूँ। कैलोरी मापी एक अवरोधक पेटी होती है। उस अवरोधक पेटी में तांबे का एक पात्र होता है और उस तांबे के पात्र में एक विडोलक होता है। विडोलक यानी एक चम्मच जैसा कोई चीज़ होता है। तो इस रचना को ही कैलोरी मापी कहते हैं। ऊष्मारोधक पेटी, कोई लकड़ी का कोई बॉक्स होगा, लकड़ी का बॉक्स, उसके अंदर तांबे का एक छोटा सा ग्लास होता है, उसके अंदर छोटा सा विडोलक, एक चम्मच जैसी रचना आप समझ लो, ये होता है। इसे ही कैलोरी मापी कहते हैं। तो उस कैलोरी मापी के द्वारा भी हम लोग किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये जो कैलोरी मापी के अंदर जो तांबे का पात्र होता है, तांबे का ग्लास, उसमें पानी भरा होता है। अब आपको जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात करनी है, मान लो लोहे का कोई गोला है, तो उस लोहे के गोले को गर्म करके एक निश्चित तापमान पे 50 डिग्री 60 डिग्री एक फिक्स तापमान तक गर्म करके उसको कैलोरी मापी के अंदर जो पानी है उसके अंदर डाल देना है और उसमें जो विडोलक है, वो जो चम्मच है, उससे उसको हिलाते रहना है। अब उसमें एक तापमापी भी होगा, जिस तापमापी के द्वारा हमको ये तापमान चेक करते रहना है। तो होगा क्या, धीरे धीरे वो जो गोला हमने अंदर डाला है कैलोरी मापी में, तो वो गोला धीरे धीरे उसका तापमान कम होता जाएगा, क्योंकि वो अपनी ऊष्मा को कैलोरी मापी के पानी में और वो कैलोरी मापी यानी तांबे का जो पात्र है उसमें, इन दोनों में उसकी ऊष्मा मुक्त होते जाएगी। तो पानी और वो तांबे का पात्र धीरे धीरे गर्म होता जाएगा और उसके अंदर जो हमने लोहा डाला है वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। यानी कि जो गोला है, धातु का गोला, वो ऊष्मा मुक्त करेगा और तांबे के पात्र में भरा हुआ पानी और तांबे का पात्र ये ऊष्मा ग्रहण करेगा। तो वो ठोस गोले के द्वारा दी गई ऊष्मा कैसे ज्ञात करेंगे? गोले का द्रव्यमान, उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता इनटू तापमान में कमी, जैसा हम लोग ऊपर ये फार्मूला चर्चा कर रहे थे, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणे तापमान में कमी। तो ये Q निकाल लिया, यानी वो ठोस गोले द्वारा दी गई ऊष्मा। फिर पानी, कैलोरी मापी के अंदर जो पानी है उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, यानी Q1, पानी का द्रव्यमान गुणे पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणे पानी के तापमान में वृद्धि। ऐसे ही कैलोरी मापी, वो जो तांबे का जो पात्र है, तांबे का छोटा सा ग्लास है, उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा कैसे निकालेंगे? Q2 मान लो वो है कैलोरी मापी का द्रव्यमान, कैलोरी मापी
के द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, यानी तांबे का है तो तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता और तापमान में वृद्धि। अब ऊष्मा विनिमय के सिद्धांत के अनुसार ठोस द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर पानी और कैलोरीमापी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, तो इसलिए Q बराबर Q1 प्लस Q2। इस सूत्र की सहायता से हम लोग वो जो ठोस गोला जो हमने कैलोरीमापी में डाला था उसका विशिष्ट ऊष्माधारिता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट इस वर्ष ओमिट किया गया है। अब इस सूत्र से थोड़ा सा हम लोग इसमें चलते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक पानी है, उसका प्रारंभिक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसे गर्म किया जा रहा है 100 डिग्री तक। तो कितनी ऊष्मा लगेगी ये ज्ञात करना है। तो देखिए द्रव्यमान 5 है, यानी कि m 5 kg। पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस होती है। और तापमान में वृद्धि कितनी हुई है, देखिए 20 से 100 हो गया, यानी 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, यानी डेल्टा T 80 हो गया। तो अब दी जाने वाली ऊष्मा, यानी कि पानी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा कैसे आएगा, mc इंटू डेल्टा T। m कितना है, 5 किलोग्राम पानी है तो m की जगह पे 5 आ गया। c का मान 1 है, पानी का विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 होता है। डेल्टा T 80 है, तीनों का गुणा कर दिया तो 400 किलो कैलोरी आ गया, यानी तापमान वृद्धि करने के लिए 400 किलो कैलोरी ऊष्मा लगेगी। अब ये देखिए कैलोरी मापी वाला अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, 100 ग्राम द्रव्यमान वाला तांबे का एक गोला है, 100 डिग्री सेल्सियस तक ऊष्मा देकर 195 ग्राम द्रव्यमान और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के कैलोरी मापी में छोड़ दिया गया है। तांबे का एक गोला है 100 ग्राम का, उसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया है और उसको एक कैलोरी मापी में छोड़ा गया है। कैलोरी मापी यानी वही जो मैंने चर्चा किया, तांबे का एक छोटा सा पात्र, उस तांबे का द्रव्यमान 195 ग्राम है, उसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। कैलोरी मापी का द्रव्यमान 50 ग्राम हो तो मिश्रण का अधिक से अधिक तापमान कितना होगा। मिश्रण का तापमान हमें ज्ञात करना है। तापमान तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.1 होती है, दिया है सवाल में। तो मिश्रण यानी कि वो तांबा और पानी और उसमें हमने जो गोला डाला है, तांबे का गोला डाला है, तो ये तीनों मिश्रण हो गया। तीनों का अंतिम तापमान सेम ही होगा क्योंकि गोला अपने ऊष्मा देता रहेगा, गोला ठंडा होता रहेगा, पानी और कैलोरी मापी गर्म होता रहेगा। कब तक गर्म होता रहेगा, जब तक तापमान सेम ना हो जाए। तो मिश्रण का अधिक से अधिक तापमान कितना होगा हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेंगे, माना मिश्रण का अधिक से अधिक तापमान T डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब तांबे के गोले द्वारा दी गई ऊष्मा कैसे निकालेंगे। तांबे का द्रव्यमान 100 ग्राम था तो 100 लिख दिया। तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.1। अब तांबा को हमने कैलोरी मापी में डाला तो ठंडा होता रहेगा, यानी तापमान कम होता जाएगा। यानी पहले 100 था, बाद में उसका तापमान T हो गया कम होके। तो तापमान में कमी कितनी आई, 100 माइनस T की कमी आई। तो तापमान में कमी यानी डेल्टा T 100 माइनस T हो गया। अब जिस पानी में उसको डाला गया वो पानी गर्म होगा, ऊष्मा ग्रहण करेगा। तो कैसे निकालेंगे, पानी का द्रव्यमान गुणे पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता, तापमान में वृद्धि। पानी का द्रव्यमान सवाल में दिया है 195, पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1, तापमान में वृद्धि, पहले उसका तापमान T था, पहले उसका तापमान 20 था, अब वो गर्म होकर T हो गया है। तो इसलिए T माइनस 20 करेंगे तापमान। ये कभी भी बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर किया जाता है। गर्म होकर के T हो गया है, पहले 20 डिग्री था, गर्म होकर T हो गया, तो T माइनस 20 हो गया।
अब ऊष्मा विनिमय के सिद्धांत के द्वारा Q बराबर Q1 प्लस Q2, अब ये हमने Q का मान यहाँ 1 से डाल दिया, Q1 और Q2 का मान ये सेकेंड और थर्ड से डाल दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये T का मान मिल गया, यानी मिश्रण का तापमान 23.80 डिग्री सेल्सियस होगा। अब ये वाला जो उदाहरण है ये यहाँ पर कैंसिल किया गया है। इसके बाद स्वाध्याय है, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो से संबंधित प्रश्न मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इस प्रश्न का उत्तर लिख करके शेयर करिए। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ़ हो, परेशानी हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप निसंकोच या तो कमेंट बॉक्स में या तो मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट सॉल्व करने की। धन्यवाद।